नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कॉर्पोरेट रडार में। हम बात करते हैं रोज बरोज मैनेजमेंट से। आज भी हमारे साथ कंपनी की मैनेजमेंट मौजूद होगी, उनसे हम चर्चा करेंगे, जानकारों से जानेंगे कितना सही है उस कंपनी में निवेश करना और क्या आने वाले समय में जो एवेन्यूज हैं वो इस तरह ही सुधरते रहेंगे। इन सब पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक बार पहले बाजार देख लेते हैं कि एक दायरे के अंदर ही बाजार में कामकाज हो रहा है और इंटरेस्टिंग वे में कामकाज हो रहा है। क्योंकि इंटरेस्टिंग इसलिए है कि निफ्टी को छोड़ के बाकी सब कुछ चल रहा है। निफ्टी 9660 पर है, जो कि 1 अंक नीचे है। सेंसेक्स 8 अंक नीचे है। मिड कैप आधा % ऊपर और स्मॉल कैप भी करीब आधा % ऊपर कामकाज कर रहा है। चल क्या रहा है? चल रहा है फार्मास्यूटिकल स्पेस 2.5% ऊपर आ चुका है। 9522 का लेवल देखने को मिल रहा है। ऑटो इंडेक्स फ्लैट टू पॉजिटिव है। एमआरएफ को देखिए, नए हाइस की तरफ शेयर जा रहा है। निफ्टी बैंक देखिए 1/4% ऊपर कामकाज कर रहा है। 57 रुपए की तेजी है, जिसमें कोटक महिंद्रा बैंक जैसे जो है वो डे हाई के आसपास कामकाज कर रहे हैं। एफएमसीजी इंडेक्स में एचयूएल जो कि एक अच्छी तेजी दिखा रहा है, नए हाइस के आसपास है। एनबीएफसी स्पेस के अंदर सिलेक्टिव शेयरों में खरीदारी देखने को मिल रही है। बिकवाली ऑयल एंड गैस स्पेस में है, जो कि सुबह अपनी तेजी दिखा चुका है। ओएमसी स्पेस लेकिन उसके बाद प्रॉफिट टेकिंग है, अब करीब 1.25% नीचे कामकाज कर रहे हैं। एक क्रॉस द बोर्ड सभी सेक्टर में से पीएसयू शेयर जो है वो अपनी तेजी दिखा रहे हैं। आप ड्रेजिंग कॉप देखें, एसटीसी देखें, हिंदुस्तान कॉपर, एमएमटीसी, ओएमडीसी, इन सब में ही एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। ऑटो एंसिलरी स्पेस जो है वो भी तेजी दिखा रहा है। सुंदरम ब्रेक हुआ, मुंजाल ऑटो जैसी कंपनियां, फिर जो बाकी सुंदरम ब्रेक जैसी कंपनियां, शिवम ऑटो, इन सब में एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। तो चल रहे हैं अलग अलग पॉकेट्स, लेकिन मार्केट्स को जो एक ही जगह पर रोक कर रखा हुआ है। निफ्टी उन्हीं स्तरों के आसपास, यानी कि जहां से एक दायरे में इसने कामकाज शुरू किया था उसी दायरे के आसपास अभी भी कामकाज हो रहा है। मेजरली निफ्टी गेनर्स में अगर आप नजर डालेंगे तो सबसे पहला नाम तो आज फार्मास्यूटिकल स्पेस का ही है, जहां पर डॉक्टर रेड्डी 4.5% ऊपर, सन फार्मा 533 आ चुका है, टाटा स्टील करीब 3% ऊपर, टाटा मोटर्स डीवीआर करीब 2.5% ऊपर। तो टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स डीवीआर भी होल्ड कर रहे हैं, लेकिन बाकी जो खरीदारी है वो फार्मास्यूटिकल में है। औरोबिंदो फार्मा, लुपिन, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज, सन फार्मा, छोटी कंपनी की अगर बात करें डिविस लैब जैसी कंपनियां लगातार तेजी दिखा रही हैं। ये पूरा इंडेक्स करीब 9% पिछले 7 दिनों के दौरान ही चल चुका है। तो एक जोरदार तेजी इस पूरे इंडेक्स में देखने को मिली है और एक अच्छी तेजी आज के सत्र में भी बनते हुए दिखाई पड़ रही है। कुछ और शेयरों पर नजर डालें जहां पे अभी भी कुछ मूव आया है, तो उसमें आप नजर डाल सकते हैं आरसीएफ और चंबल के ऊपर, दोनों में एक तेजी आई है। और फर्टिलाइजर शेयर अब दिन के ऊपरी स्तरों के करीब ही कामकाज करते हुए सडन स्पाइक इन दोनों शेयरों में आया है। आप देखिए दिन के ऊपरी स्तरों पर ही अभी कामकाज कर रहे हैं। चलिए आज की मैनेजमेंट से हम बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मिस्टर उमेश रेवांकर हैं, एमडी हैं श्रीराम ट्रांसपोर्ट के। सर नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। 100 मोस्ट ट्रस्टेड सीईओज में आपका नाम शुमार हुआ, तो आपके लिए उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं उसके लिए आपको। आप सबसे ट्रस्टेड सीईओज हैं, इस पर कोई दो राय नहीं है, और ये कंपनी बहुत ट्रस्टेड है, इस पर भी कोई दो राय नहीं है। निवेशकों को काफ़ी भरोसा है इस कंपनी के ऊपर। सिनेरियो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है, फिर भी कंपनी लगातार कामकाज कर रही है और बेहतर ग्रोथ के साथ कामकाज कर रही है। कितना डिफिकल्ट या कितना चैलेंजिंग सिनेरियो अभी आपको लग रहा है और क्या ग्रोथ देख रहे हैं गोइंग फॉरवर्ड? अभी ज़्यादा चैलेंजिंग ऐसा नहीं बोल सकते। मार्केट तो ठीक है, अच्छी है, क्योंकि ये बार बम्पर क्रॉप होने के बाद रबी क्रॉप अच्छा है, विंटर क्रॉप क्या बोलते हैं हम, वीट और ये फ्रूट्स, ये सब एप्पल और सब एक नॉर्दर्न इंडिया, सेंट्रल इंडिया में हम अच्छा एक आउटपुट है एग्री का। सो मुझे लगता है कि ये रूरल मार्केट क्या है वो अच्छा तेज़ी में है और लोगों को बाइंग पावर भी काफ़ी ठीक है। तो बिजनेस ठीक चल रहा है और क्रेडिट डिमांड भी अच्छा है। मेरे ख्याल से कभी मानसून अच्छा होने से, क्योंकि अच्छा मानसून का अनुमान है और ऑलरेडी मानसून ऑनसेट हो गया है साउथ इंडिया में और वेस्टर्न इंडिया में भी आ चुका है आज। मेरे ख्याल से ये सब एक विचार से मुझे लगता है कि रूरल इंडिया में अच्छा डिमांड आएगा फ्यूचर में भी, और लगातार 2 मानसून अच्छा होने से रूरल इंडिया में प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगा, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा हो जाएगा, ओवरऑल कंजम्पशन अच्छा हो जाएगा। तो दिस ईयर स्पेशली सेकंड हाफ ऑफ द ईयर डिमांड तो अच्छा होना चाहिए और मुझे लगता है कि क्रेडिट डिमांड डबल डिजिट में होना चाहिए हमको। ओके सर, मानसून की बात की तो उसी से ही शुरू कर लेते हैं, क्योंकि आपका मेजर बिजनेस दो आपका पूरे इंडिया में प्रेजेंस है, लेकिन फिर भी मेजर बिजनेस चेन्नई, बैंगलोर और मुंबई जैसे जोन्स में है। इन एरियाज़ में बारिश अब तक काफ़ी बेहतर है और जो आंकड़े आ रहे हैं कि मानसून सही समय पे इनफैक्ट 10 से 12 के बीच में मुंबई पहुंच जाएगा और वहाँ पर भी अच्छी बारिश होगी। तो इन नंबर्स को देखते हुए जो वीज़ा वी ग्रोथ है पिछले साल के कंपैरिजन में, क्या उससे अच्छे आंकड़े इस बार हम मान सकते हैं? अच्छे आंकड़े रहेंगे?
इसमें दो चीज़ है। एक है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, ये बार सेंट्रल गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर पुश अच्छा है और द इन्वेस्टमेंट रोड और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी में बहुत अच्छा है, इसलिए द डिमांड इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट के लिए भी डिमांड अच्छा है। और द रूरल एरिया में डेफिनेटली साउथ इंडिया में लास्ट ईयर तमिलनाडु और कर्नाटका में रेन थोड़ा डिफिशिएंट हुआ था और थोड़ा एरिया में ड्रॉट घोषित हुआ था। ये साल मेरा अनुमान है कि यहाँ पर बारिश अच्छा होगा तो डिमांड अच्छा रहेगा। सो ये रूरल इकोनॉमी मजबूत होने से, और अभी इस बार गवर्नमेंट ने भी, सेंट्रल गवर्नमेंट और बोथ स्टेट गवर्नमेंट दोनों ने रूरल एरिया का और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फोकस किया है, इसलिए मुझे लगता है कि डिमांड तो अच्छा होना चाहिए फॉर बोथ इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी एंड रूरल इकोनॉमी। जी सर, सेक्टर के लिए दो बड़े बदलाव हुए हैं, एक है BS4 के नियमों का आना और दूसरा GST जिसके लागू होने की बहुत जल्दी उम्मीद भी है। इन दोनों चीज़ों को लेकर कितना इम्पैक्ट कंपनी के ओवरऑल बिजनेस पर आ रहा है और क्या कितना बेनिफिट दे के गया है कंपनी को? BS3 to BS4 एक प्री डिसाइडेड चेंज है। बहुत पहले ये घोषित हुआ था कि BS3 से BS4 हम जाने वाला है ये फाइनेंशियल ईयर में, तो ये तो सरप्राइज तो नहीं है। और हर साल अभी BS1 हुआ, BS2 हुआ, BS3 हुआ, अभी BS4 हो रहा है। हर बार नया एक बैरोमीटर क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन होने से व्हीकल का प्राइस बढ़ जाता है, क्योंकि व्हीकल का एफिशिएंसी बढ़ेगा और द फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ेगा और द क्वालिटी ऑफ द व्हीकल भी बहुत अच्छा होगा। इसका वजह से क्या हो जाता है, नया व्हीकल का प्राइस बढ़ता है। नया व्हीकल का प्राइस बढ़ने से लोगों को नया व्हीकल खरीदने के टाइम पर अराउंड 5 to 10% प्राइस बढ़ जाता है, तो पीपल प्रीफर टू बाई प्रीवियस व्हीकल। अभी समझिए BS3 का प्राइस BS4 से कम होने से BS3 व्हीकल परचेस करने के थोड़ा प्री बाइंग का पुश रहता है मैन्युफैक्चरर से, सो लोग भी प्री बाइंग करने के लिए कोशिश करते हैं। वही हुआ, मार्च में थोड़ा सेल्स अप हो गया, अप्रैल में और मई में थोड़ा सेल कम हो गया। उससे एवरेज किया तो एक ही हो जाता है, उसमें तो ज़्यादा फर्क नहीं होता है। व्हीकल जो लोगों को कितना ज़रूरत है उतना ही व्हीकल लेते हैं, उससे ज़्यादा तो नहीं लेते, लेकिन BS3 लेने में उनका थोड़ा पैसा बचत हो जाता है। यही इसका पहले भी हुआ, अभी भी हुआ। और BS4 का व्हीकल भी रेडी नहीं था इंडिया में, बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का अभी रेडी हो रहा है बहुत सारा, और सब लोगों ने BS4 व्हीकल अनाउंस किया है, तो प्राइस तो थोड़ा बढ़ गया है। और एक एडवांटेज ये है कि रीसेल प्राइस बढ़ जाता है। अभी नया व्हीकल का प्राइस 10% ज़्यादा होने से रीसेल व्हीकल क्या है, पुराना व्हीकल, उनका प्राइस भी बढ़ जाता है, क्योंकि इफ़ एट ऑल कोई किसी को एक सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदना है उसका तो डिमांड थोड़ा बढ़ जाता है। हाँ, श्रीराम ट्रांसपोर्ट के लिए ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम यूज्ड व्हीकल फाइनेंसिंग करते हैं। यूज्ड व्हीकल फाइनेंसिंग ज़्यादा करने में व्हीकल रीसेल प्राइस बढ़ने से हमको एक एडवांटेज है कि हम लोन टू वैल्यू क्या होता है, हम हर एक लोन पर 1,000 रुपये का लोन के लिए हम समझो 700 रुपीज़ का लोन दे रहे हैं, 650 का दे रहे हैं, तो ये रीसेल वैल्यू बढ़ने से हमारा एक मार्जिन बढ़ जाता है हर एक व्हीकल के ऊपर। ये अच्छी चीज़ है, सो हमको तो बेनिफिट हो गया है। और अभी BS4 से हम BS6 जाने वाले हैं 2020 में, वहाँ भी यही सेम एडवांटेज मिलेगा। टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट होने से व्हीकल का प्राइस बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है, आप GST के बारे में पूछा। GST एक अलग है, क्योंकि GST इज चेंज इन लॉ। अभी एक टैक्सेशन क्या लॉ था, पहले सेंट्रल एक्साइज था, बाकी स्टेट वाइज टैक्सेस था। इसका रिप्लेसमेंट हम एक सिंगल टैक्स आ रहा है, स्टेट और सेंट्रल पुट टुगेदर। इसका वजह से थोड़ा बहुत सारा गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि बहुत सारा टैक्सेस विल रिमेन ऑलमोस्ट सेम बैंड, क्योंकि कोई एक प्रोडक्ट अभी 28% टैक्स में है, वही बैंड विड्थ में GST भी आएगा। सो टैक्सेशन में ज़्यादा फर्क नहीं होता है। लेकिन एक है, बहुत सारा इनफॉर्मल सेक्टर था
छोटा मोटा कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्री, एसएसआई, ये लोग सब एक बहुत सारा उनका परचेसिंग रॉ मटेरियल उन लोग एक लोकल लेवल से परचेस करते थे। उन लोग वेदर दे वर टैक्स कंप्लायंट और नॉट किसी को मालूम नहीं था। अभी उन लोगों को इनपुट क्रेडिट लेने के लिए एवरी सप्लायर हैज टू बी जीएसटी कंप्लायंट। उसमें क्या हो जाता है, हर एक आदमी जीएसटी कंप्लायंट होने से आपको इनपुट क्रेडिट मिलता है, नहीं तो इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा। इनपुट क्रेडिट नहीं मिला तो आपका सेलिंग में आपका मार्जिन्स कम हो जाता है। ये सब चेंजेस सब यूजर को अभी भी पता नहीं है। वो सब पता करके उन लोगों को सब ऑनलाइन बोर्ड करने में थोड़ा टाइम लगेगा जी, 3 to 4 मंथ एक टाइम लगेगा ऐसा लगता है मुझे। बड़ा कंपनी में क्या कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। बिगर कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स दे विल हैव एडवांटेज क्योंकि उनका सिस्टम मजबूत है। दे विल बी एबल टू गेट मार्केट शेयर आल्सो एक्स्ट्रा। लेकिन स्मॉलर यूनिट्स थोड़ा सफर हो जाएंगे टिल वी एजुकेट देम, अनलेस टिल द गवर्नमेंट इन लोगों को प्रॉपर एक एजुकेशन देके सब लोगों को ऑनलाइन लेने से एडवांटेज बहुत हो जाएगा। लॉन्ग रन इट इज गुड। ओके मिस्टर दिवाकर, नंबर्स की अगर बात करें तो कंपनी की जो एनपीए सिचुएशन है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम थोड़ी सी डिस्टॉर्ट हुई है, वहाँ पे दिक्कतें रही हैं। क्या ये नॉर्म्स में बदलाव का इम्पैक्ट है या रियल जो सिचुएशन है वही थोड़ी सी खराब है पूरी इंडस्ट्री की? नहीं, अभी दो चीज़ें हैं। अभी पहले एक एनपीए रिकॉग्निशन पहले एनबीएफसी के लिए 180 डेज था क्योंकि सब मोस्ट ऑफ द एनबीएफसीज हमारा लेंडिंग है इंडिविजुअल ऑपरेटर को, स्मॉल बिजनेसमैन को। सो इंडिविजुअल ऑपरेटर स्मॉल बिजनेस उनका सीजनल फ्लक्चुएशन रहता है, बिजनेस में कैश फ्लो स्मूथ नहीं रहता है, इसलिए 1 or 2 इंस्टॉलमेंट और 3 इंस्टॉलमेंट ड्यू होना मामूली चीज़ है। सो एक साल में दो इंस्टॉलमेंट लेट हो गया तो 3 साल में 6 इंस्टॉलमेंट लेट हो गया, इसलिए 180 डेज पहले था। अभी 180 डेज से हम 90 डेज को माइग्रेट कर रहे हैं। अभी 180 डेज से 150 डेज हम लास्ट ईयर माइग्रेट किया था और इस बार हम 120 डेज को माइग्रेट किया है। ये माइग्रेट करने के टाइम पर कस्टमर हमारा सेम रहता है, कस्टमर तो बदलता नहीं। कस्टमर सेम रहने में सडन चेंजेस नहीं आता है आपको पोर्टफोलियो क्वालिटी में। तो और इसका ये नहीं है कि ये कोई कस्टमर एनपीए होने से और उनको 5 इंस्टॉलमेंट ड्यू होने से वो बैड लोन हो जाता है। ये बैड लोन भी नहीं है, स्टिकी लोन भी नहीं है, ये जस्ट ए डिले है। मेरा ख्याल से ये डिले कस्टमर पे कर सकता है क्योंकि ये सब लोग इंडिविजुअल है, उनका एसेट है, देयर बिजनेस चल रहा है, तो रिपेमेंट तो आ जाएगा लेकिन थोड़ा देर से आएगा। सो टेम्पररी इट लुक्स एज इफ ग्रॉस एनपीएल्स हैव गॉन अप, बट द क्रेडिट कॉस्ट क्या है, एक्चुअल लॉस कंपनी को बिकॉज ऑफ द बैड लोन, दैट डजंट चेंज मच। ये उतना ज़्यादा चेंजेस नहीं आया है। हमारा क्रेडिट कॉस्ट अभी रेंजिंग बिटवीन 2.5 to 3% एंड दैट विल रिमेन इन द फ्यूचर ऑल्सो। पास्ट भी उतना था, फ्यूचर में भी उतना ही रहेगा, ज़्यादा फर्क नहीं होगा। लेकिन ग्रॉस एनपीएल रिकॉग्निशन हमारा 120 डेज होने से थोड़ा बढ़ गया है। अभी दिस फाइनेंशियल ईयर हम 90 डेज जा रहे हैं, उसका बाद चेंजेस नहीं आएगा। तो लास्ट हर्डल्स है हमारा 90 डेज को 90 डेज आने के लिए। उसका बाद मेरे ख्याल से इम्प्रूवमेंट, इकोनॉमी इम्प्रूव होते ही मोस्ट ऑफ द एनपीएल रिकवरी हो जाएगा। और एक था कि डिमोनेटाइजेशन की वजह से थोड़ा इम्पैक्ट तो हुआ था, वो मेरे ख्याल से दैट आल्सो इज बिहाइंड अस, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इम्पैक्ट ये डिमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट क्या था, स्लोली कम हो रहा है। और मेरे ख्याल से बिजनेस विल बी एज यूजुअल मे बी इन नेक्स्ट 2 to 3 quarters। ओके सर, एनआईएम्स की सिचुएशन कंपनी की थोड़ी सी लगातार उसमें प्रेशर रहा है। एनआईएम जो मार्जिन है उसमें श्रिंक आ रहा है और ना केवल कंपनी बल्कि सेक्टर के कंपैरिजन में भी काफ़ी वीक हो चुका है। क्या कॉस्ट ऑफ फंड्स जो है वो बढ़ी है, इसका इम्पैक्ट कंपनी की ओवरऑल मार्जिन के ऊपर आ रहा है या फिर कोई और वजह है इसकी? नहीं, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग एक्चुअली कम हो गया है, अराउंड 100 basis point लास्ट 1 year में कम हो गया है। हमको भी बेनिफिट मिला है, इंडस्ट्री को भी बेनिफिट मिला है। लेकिन क्या हो जाता है, व्हेन यू वांट टू ग्रो, अभी थोड़ा बेनिफिट हम कस्टमर को भी पास ऑन करते हैं, एक है। और दूसरी
हम भी पुराना गाड़ी में हम ज़्यादा पुराना गाड़ी करते थे पहले, 10 साल से ज़्यादा पुराना गाड़ी, वो हम कम किया है। सो हम ये 10 ईयर्स से अंदर लेटेस्ट व्हीकल को फाइनेंस करने में लैंडिंग रेट कम हो जाता है, क्योंकि वहाँ कस्टमर टिकट साइज़ बड़ा होने से कस्टमर का डिमांड भी ये रहता है कि हमारा टिकट साइज़ बड़ा है, थोड़ा इंटरेस्ट रेट कम करो। इसका वजह से प्रोडक्ट हमारा एक लेंडिंग मिक्स में थोड़ा बदलाव आने से हमारा लेंडिंग रेट थोड़ा कम हो गया है। इसका वजह से दी नेट इंटरेस्ट मार्जिन अराउंड 7% है, और मेरे ख्याल से फ्यूचर में और इम्प्रूवमेंट होने वाला है, क्योंकि अभी आप कल आरबीआई का स्टेटमेंट आप देखें तो इन्फ्लेशनरी टेंडेंसी कम है, तो इंटरेस्ट रेट और कम होने का चांस है। तो इंटरेस्ट रेट और कम होने से मेरे ख्याल से हमारा नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी बढ़ सकता है और लेंडिंग ग्रोथ भी बढ़ सकता है। ओके सर, कलेक्शन का स्टेटस कैसा रहा इस क्वार्टर के लिए पर्टिकुलरली? क्या डिमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट पूरा हुआ, मतलब अब इतना इम्पैक्ट नहीं आ रहा, और गोइंग फॉरवर्ड जो रिकवरी साइकिल रहेगी वो किस तरह से रहेगी? मेरा ख्याल से डिमोनेटाइजेशन के इम्पैक्ट हमको एक ही महीने में, एक ही क्वार्टर में ज़्यादा दिखने के लिए मिला है, दैट इज़ Q3 लास्ट ईयर का। Q4 में वी आर बैक टू नॉर्मल, थोड़ा बहुत था इम्पैक्ट, लेकिन दिस क्वार्टर में अप्रैल वाज नॉट सो गुड, बट लेकिन मई वाज गुड। सो मेरा ख्याल से मई जून में सब रिकवरी आना है, होने वाला है, और दिस क्वार्टर शुड बी, फर्स्ट क्वार्टर वी शुड बी एबल टू मैनेज वेल। नेक्स्ट क्वार्टर में थोड़ा तो बारिश की वजह से 1 महीना और 2 महीना ठंडा रहेगा, फिर भी वी शुड बी एबल टू मैनेज कलेक्शन क्वाइट वेल, और मुझे लगता है कि आवर NPL विल बी ऑलमोस्ट ऑन पार विथ ग्रॉस NPLs विल बी ऑन पार विथ द लास्ट क्वार्टर ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। जी मिस्टर रेवांकर, एक चीज़ ये भी है कि जो कंपनी का टोटल AUM है उसमें नई गाड़ियों का कंट्रीब्यूशन इस साल में पहले 3 क्वार्टर के अंदर काफ़ी गिरा है, डिस्पाइट कंपनी का जो मेजर और सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला बिजनेस है वो है यूज कार, वहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस आई है, लेकिन जो न्यू कार है वहाँ पे स्लाइट डिप है। क्या इसको इस क्वार्टर में टिक किया है, अब टिक आए हैं वहाँ पर, कंपनी ने इंप्रूव किया है वहाँ पर, गोइंग फॉरवर्ड इसकी ट्रेजेक्ट्री ऐसे ही रहेगी या फिर कुछ एक इंप्रूवमेंट का जो साइन दिखे हैं Q4 में ये कंटिन्यू करेंगे? नहीं, यूज्ड व्हीकल का डिमांड अभी भी अच्छा है, और मुझे लगता है कि और हमको स्कोप है कि यूज्ड व्हीकल में हमारा ग्रोथ बढ़ेगा। नया गाड़ी के में भी डिमांड अभी अच्छा आ रहा है, पिकअप हो रहा है। BS3 और BS4 की वजह से थोड़ा ये क्वार्टर में नया गाड़ी का डिमांड कम हो सकता है, लेकिन एक बार और GST की वजह से एक बार GST लागू हुआ जुलाई 1 को, एक बार एक टैक्स रेट और व्हीकल प्राइस एक प्रॉपर एक फिक्स हो गया, उसका बाद मामूली हो जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि उसमें ज़्यादा डिस्टर्ब आएगा, लेकिन यूज्ड व्हीकल का डिमांड, रूरल इकोनॉमी बढ़ने से यूज्ड व्हीकल की डिमांड और बढ़ेगा, और मुझे लगता है कि बिजनेस सेकंड हाफ में अच्छा ग्रोथ होना चाहिए। ओके चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर रेवांकर अपना समय हमें देने के लिए। आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, कंपनी का पूरा इन एंड आउट इनसाइड आपने हमें बताया। बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए, और बहुत बहुत मुबारकबाद एक बार फिर से आपको उस मुकाम को हासिल करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अब बातचीत करने के लिए शाहिना मुकद्दम मौजूद हैं। शाहिना, हम श्रीराम ट्रांसपोर्ट की मैनेजमेंट से बातचीत कर रहे थे, उनका कहना है थोड़ा इम्पैक्ट रहा डिमोनेटाइजेशन का, लेकिन 1 महीने के लिए। GST एक ऐसी चीज़ इसको वॉच आउट करेंगे, लेकिन हाँ मॉनसून को लेकर काफ़ी बुलिश हैं। आपके व्यू रखती हैं स्टॉक पर? जैसे अभी आपने कहा, आई थिंक जो 4th क्वार्टर के नंबर्स थे वो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग थे ऑन नंबर ऑफ फैक्टर्स। एक्चुअली उनके एसेट क्वालिटी में थोड़ा बहुत इम्पैक्ट था। कपल ऑफ रीजंस, जैसे उन्होंने कहा वो 150 डेज से कम करके 120 डेज का उनका प्रोविजनिंग करना पड़ा उनको। दूसरी बात है एक्चुअली ओवरऑल ग्रोथ में भी थोड़ा बहुत स्लो डाउन था, बट आई थिंक उन्होंने जो फैक्टर्स कहा है वो मोर और लेस टेम्पररी हो सकते हैं, जैसे डिमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट होता है। सो आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड जो डबल डिजिट की बात
कर रहे हैं ग्रोथ का, आई थिंक दैट इफ दैट कम्स इन इम्पैक्ट काफी अच्छा रहेगा बोथ ऑन टर्म्स ऑफ टॉप लाइन एज वेल एज बॉटम लाइन। और जो थोड़ा बहुत करेक्शन आया है स्टॉक में वो डिप्स पे आई थिंक इन्वेस्टर्स को बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है। आई थिंक अगर स्टॉप लॉस 950 का लगाकर अगर खरीदे तो आई कैन सी अबाउट 20% अपसाइड एक साल में। 1200 का 1250 का आराम से मेरे हिसाब से रिटर्न मिल सकता है, प्रोवाइडेड जो उनकी जो इम्पैक्ट था इन टर्म्स ऑफ इनकम नेट इंटरेस्ट मार्जिन वो जैसे मैनेजमेंट बता रहे थे वो नेक्स्ट ईयर में इट कैन बाउंस बैक। दूसरी बात है अगर उनका ग्रोथ बाउंस बैक होता है, उनका AUM बेटर रिटर्न बेटर ग्रोथ देता है, आई थिंक इन्वेस्टर्स कैन सी अ बेटर ईयर गोइंग फॉरवर्ड। जी, सभी कंपैरिजन में अगर देखें बाकी जो ऑटो फाइनेंसिंग कंपनीज हैं उनके कंपैरिजन में आप इस कंपनी को कितना वेल पोजीशन मानती हैं? हाँ शाइना? Yeah, I think in terms of comparison with other companies, valuation यहाँ पर decent है। उनका book value अगर ले ले तो लगभग 400 रुपए का है। Adjusted book for उनका जो NPS का adjusted book तो वहाँ से 2.5 times multiple बहुत expensive नहीं है। So in terms of valuation, it looks reasonably priced। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शाइना अपना समय में देने के लिए। तो 1200 रुपये तक की 40 शेयर में देखने को मिल सकती है, ऐसा मानना है शाइना का। और बाकी जो कंपनीज के कंपैरिजन में फेयरली वैल्यूड थोड़ा दिखाई पड़ रहा है।